स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पे अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे वर्गीकरण के बारे में और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा है किंगडम मोनेरा के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, और आज हम बात करेंगे यहाँ पे किंगडम फंजाई के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जब हमने बात की थी, हमने क्या कहा था कि यहाँ पे जब हमने मोनेरा का हमने कहा ये क्या है, प्रोकैरियोट है। प्रोटिस्टा यहाँ पे क्या होगा, यूकैरियोट्स होगा। यहाँ पे अब डेवलपमेंट हो चुका है। फिर हमने बात की है कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ना तो प्लांट है ना ही एनिमल है, इसे इसीलिए सेपरेट किंगडम में यहाँ पे रखा गया है। के बाद हमने बात की थी कि यहाँ पे जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ को फर्दर हमने यहाँ पे क्लासिफाइड किया। हमने कहा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं जिसमें अमीबा एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं। हमने कहा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं जिसमें हमारे पास यूग्लिना एग्जाम्पल आया था। ये यहाँ पे आपने इमेजेस देखी थी, ये अमीबा है और ये यूग्लिना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आया था वो है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिसमें पैरामीशियम हमारे पास आया था। और स्पोरोजोन्स की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम यहाँ पे आया था। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो डिजीज होती हैं वो यहाँ पे किन के द्वारा होती हैं। तो उसमें हमने बहुत सारे यहाँ पे जो प्रोटोजोन्स हैं उनके नाम पढ़े हैं। यहाँ पे आपको पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम की जो इमेज है वो दिखाई गई थी। नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रोटोजोन्स का ग्रुप है वो है क्राइसोफाइट। अब क्या होते हैं क्राइसोफाइट, तो पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। कह रहे हैं कि ये डायटम और स्वर्ण शैवाल दोनों में शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है दे लिव इन बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर, यानी कि ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर ताजे जल में भी रहते हैं और मरीन वाटर में भी रहते हैं, यानी कि सॉल्टी वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। अब यहाँ पे अगर इन्हें कहा गया है कि ये क्या होते हैं, स्वर्ण शैवाल इन्हें कह रहे हैं, तो इसका मतलब इनमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस का मतलब है यहाँ पे ये कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है सिलिका इज फाउंड इन देयर सेल वॉल एंड दिस इज द रीजन दैट देयर सेल वॉल इज इनडेस्ट्रक्टेबल, यानी कि जो सेल वॉल है वो सिलिका से बनी होती है और इसीलिए इसका क्या होगा, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा वे अधिकतर प्रकाश संश्लेषक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जाता है और यही कारण है कि इनकी जो कोशिका भित्ति है वो अविनाशी होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर डायटोमेशियस अर्थ, यानी कि ये क्या कहता है, डायटोमेशियस पृथ्वी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स फाउंड इन द ओशंस। दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट। दे आर अमीबॉइड। ये क्या कह रहा है कि ये महासागरों में पाए जाने वाले मुख्य उत्पादक हैं। ये अधिकतर एक कोशिकीय और साभिकीय होते हैं और अमीबॉइड होते हैं। तो ये हमने क्राइसोफाइट्स की बात की है, जो प्रोटोजोन्स है उनका एक ग्रुप यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास आया है वो है डाइन फ्लैजिलेट। तो डाइन फ्लैजिलेट के बारे में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, हमने कहा दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मरीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या है, अभी तक की बात सेम है कि ये भी फोटोसिंथेसिस होते हैं और समुद्र में रहते हैं, यानी कि कैसे होंगे, मरीन पानी में रहते हैं। दे कैन बी डिफरेंट कलर्स, फॉर एग्जाम्पल येलो, ब्राउन, रेड और ब्लू। अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ये क्या होता है, जो पिगमेंट है वो पिगमेंट अलग अलग कलर का यहाँ पे हो सकता है। The appearance of color is due to the presence of a different color pigment present in the cell of the dinoflagellate। तो ये हमें पता है कि अलग अलग कलर क्या है, अलग अलग पिगमेंट की वजह से है। जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने क्या देखा था, हम जब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हमने देखे हैं जिनकी जो पत्तियां हैं वो ग्रीन ना होकर के दूसरे कलर की थी, कुछ पिंक कलर की भी थी, कुछ ब्राउन कलर की थी, येलो कलर की थी। तो हमारे पास क्वेश्चन आया था कि क्या इन पत्तियों में फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, क्या इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, तो हमारा आंसर था हाँ। जो
हरे कलर के अलावा अगर दूसरे कलर की पत्तियां होती हैं तो उनमें भी फोटोसिंथेसिस पाया जा रहा है। तो रीजन क्या है कि वो हरे कलर की नहीं है, वहां पे क्या होगा, जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वहां पे जो दूसरा पिगमेंट है उसका अमाउंट ज्यादा होता है। जैसे कि हमने कहा एक पीले कलर की पत्ती है, एक क्या है, हरे कलर की पत्ती है। तो जो हरे कलर की पत्ती है उसमें जो क्लोरोफिल का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, और जो पीले कलर की पत्ती थी तो पीले कलर के लिए, पीले रंग के लिए जो पिगमेंट है उसका अमाउंट वहाँ पे ज्यादा है, और जो क्लोरोफिल का जो अमाउंट है वो कम है, इसीलिए वहाँ पे पीला कलर आया है, हरा कलर नहीं आया है। तो आपको यही बताया गया है कि कलर क्या होगा, अलग अलग पिगमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग कलर भी पाए जाते हैं। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब यहाँ पे आपको बताएगी कि इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। देखिए डिफरेंस क्या है, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जब हम क्राइसोफाइट्स के बारे में बात कर रहे थे, हमने कहा था इनकी जो सेल मेम्ब्रेन, इनकी जो सेल वॉल है ये सिलिका से बनी है, ठीक है। और जब हम बात कर रहे थे डाइफ्लैजिलेट के बारे में, हमने कहा इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है उसमें आपसे कहा गया है they have two flagella with one flagellum placed longitudinally and the other flagella placed transversely. Some of examples are, अब यहाँ पे सबसे पहले आप बात करेंगे यहाँ पे फ्लैजिला के बारे में कि इनमें क्या पाए जाते हैं, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, और फ्लैजिला की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग बताई गई है। जैसे कि एक कशाभिका अनुदैर्ध्य रूप में स्थित होती है और दूसरी अनुप्रस्थ रूप में स्थित होती है। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, गोन्यूलेक्स हमारे पास आया है, नोक्टिलुआ हमारे पास आया है, और सीटिन प्लस हमारे पास एग्जाम्पल आए हैं किसके, डाइफ्लैजिलेट के। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है वो है यूग्लिनॉइड। अब यूग्लिनॉइड क्या होते हैं देख लेते हैं। ये सारे जो हम ग्रुप पढ़ रहे हैं ये किंगडम प्रोटिस्टा के ही ग्रुप हम यहाँ पे अभी तक पढ़ रहे हैं। यूग्लिनॉइड्स आर द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि क्या होते हैं, ये मीठे जल के जीव हैं जो स्थिर पानी में पाए जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंस आ गया है, पहले हमने बात की थी कि वो मरीन वाटर में पाए जा रहे थे, यूग्लिनॉइड यहाँ पे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और रुके हुए पानी में पाए जा रहे हैं। दे आर सराउंडेड बाय प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल्स, यानी कि ये पेलिकल नामक प्रोटीन से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको बताया जा रहा है सेल वॉल किससे बनी है या फिर आपको यूग्लिनॉइड किससे घिरे हुए हैं, आपको ये याद रखना है। दे हैव वन शॉर्ट फ्लैजुलम एंड वन लॉन्ग फ्लैजुलम। अब यहाँ पे आपको यूग्लिनॉइड में क्या बताया गया कि एक फ्लैजुला कैसा होता है, छोटा होगा, और एक लंबा फ्लैजुला होता है। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्लैजुला का फंक्शन क्या है, हमने कहा लोकोमोशन में यहाँ पे इनका फंक्शन होता है, यानी कि मूवमेंट में यहाँ पे ये काम करेंगे। They can behave as both autotrophic and heterotrophic organism. फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, स्वपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में यूग्लिना हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा मोस्ट यूग्लिनॉइड हैव अ chloroplast so that they can synthesize their own food. The food reserve found in euglenoids are the पैरामाइलॉन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कह रहे कि अधिकांश यूग्लिनॉइड में क्लोरोप्लास्ट होते हैं ताकि वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकें। यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले खाद्य भंडारण पैरामाइलॉन यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। अब आपको यहाँ पे बताएगी कि जो फूड होता है वो रिजर्व किस फॉर्म में यहाँ पे होता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात की थी स्विम मोड्स के बारे में, हम बात कर चुके हैं और हमने कहा है कि यहाँ पे क्या होता है, स्पोर्स यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी किंगडम फंजाई की, हम किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो फंजाई यहाँ पे हमारे पास तीसरा किंगडम आ जाता है। फंजाई हमारे पास क्या है, तीसरा किंगडम आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कवक भी कहते हैं। आपने फंजाई को देखा है, हमारे घर में जो फफूंद लगती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। अब फंजाई के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जो फंजाई है इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, ठीक है। ये क्या है, फंजाई है। जैसे कि अगर आपने ब्रेड को देखा होगा तो ब्रेड में अगर हमने काफी दिनों तक उसे रख दिया है तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ जो ग्रे कलर की वहां पे कवरिंग हो जाती है, वो ग्रे कलर की कवरिंग है वहां पे फफूंद लग जाती है, वो खराब हो जाता है। इसी प्रकार से आपने रोटी को देखा होगा, अगर हम रोटी को काफी दिनों तक किसी नम स्थान पर छोड़ देते हैं, अब नम स्थान पे से क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फंजाई कहाँ पे ग्रो करती हैं, जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे नमी होगी, वहां पे क्या होगा, जो फंजिक फंगस है वो ग्रो कर जाती है।
तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने रोटी रखी है, ब्रेड रखा है और अगर वो नमी वाली जगह पे रखा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फंगस लग जाती है। ठीक है, तो ये जो होते हैं इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं इसे हमने माइसीलियम कहा था। माइसीलियम किसे कह रहे हैं, सबको हम कंबाइनली माइसीलियम कह देते हैं। अगर हम एक की बात करें, हमने सीखा हाइफा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे, ये हाइफा हमने कहा सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि ये किस ऐसे भी होगा, सेप्टेट हो सकते हैं या फिर ये एसेप्टेट होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही फंगस में दोनों प्रकार के पाए जा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि या तो ये कैसे होंगे, सेप्टेट होंगे, या तो ये एसेप्टेट होंगे, इस प्रकार से। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या होता है, हमने अब जो बेसिक फीचर्स हैं वो ध्यान रखें। हमने कहा था कि यहाँ पे सेल कैसी होगी, यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। हमने कहा कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का होगा, यानी कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। हमने कहा न्यूट्रिशन किस प्रकार का होगा। तो इसके बेसिस पे हम देख रहे हैं। तो अगर सबसे पहले हम देखें सेल के बेसिस पे, हमने कहा मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट है। उसके बाद यूकैरियोटिक की शुरुआत हो गई है, इसीलिए किंगडम फंजाई भी यहाँ पे यूकैरियोट्स होगा। पहली बात क्लियर हो गई है। फिर हमने कहा कि आप देखते हैं कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का है। हमने कहा किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा कैसे हैं, सेलुलर लेवल का उनका ऑर्गेनाइजेशन है। अब फंजाई में यहाँ पे क्या है, जो फंजाई में जो बॉडी है उनकी वो डेवलप हो गई है। अगर न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखें तो हमने क्या बात की है, जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ पे हेटेरोटॉप होते हैं, यानी कि परपोषी होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। अब अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ये मृतपोषी हो सकते हैं, ये परजीवी भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में हमने इन्हें डाला है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, फंजाई जो होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि जो हमारे घरों में जो फफूंद लगती है, दूसरी प्रकार के आपने सुना होगा ईस्ट के बारे में। आपने ईस्ट का नाम सुना होगा, आपने मशरूम का नाम सुना होगा। क्या है, ये पूरे फंजाई हैं। अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के फंजाई हैं। एक प्रकार के फंगस वो भी है जो कि हमारे घरों में जब रोटी रहती है, ब्रेड रहता है या फिर नम स्थानों पर लग जाती है और चीजों को खराब कर देती है, खाना वहां पे खराब हो जाता है। एक प्रकार की ईस्ट, एक प्रकार की जो फंगस है वो ये भी है जिसे हम अपने भोजन में शामिल करते हैं। एक प्रकार की फंगस ये भी है जिसका हमने यूज बहुत बार पढ़ा है, जब हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने कहा कि फर्मेंटेशन में यहाँ पे ईस्ट का उपयोग हो रहा है। यहाँ पे अगर ब्रेड बन रही है तो ब्रेड में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फंगस का यूज कर रहे हैं, यानी ईस्ट का यूज कर रहे हैं। यानी अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी ईस्ट का यहाँ पे यूज हो रहा है, ब्रेड के फॉर्मेशन में भी यहाँ पे ईस्ट का यूज हो रहा है। तो हमने क्या देखा, जो फंगस है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होंगे तो बेनिफिशियल भी होंगे। सेम वही बात है जब हम किंगडम मोनेरा में पढ़ रहे थे। हमने कहा जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए कुछ हार्मफुल होंगे, कुछ बेनिफिशियल होंगे। जैसे कि हमने कहा कि कुछ तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें बीमार कर देते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो हमें कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हार्मफुल जो फंगस होती है उसके बारे में हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे फंगल डिजीज होती हैं कि जो हमारी बॉडी में होती है। जैसे कि आपने देखा कि हमारी स्किन पर फंगल डिजीज हो जाती है, जो हमारे बाल होते हैं वहां पे हो जाती है। आपने देखा होगा, हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि हमारे शरीर पे दाग हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं, जो रिंग वॉर्म होता है उसकी वजह से यहाँ पे हो रहे हैं। उसके अलावा प्लांट्स जो होते हैं, बहुत वो भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फंगल डिजीज लगती है, यानी कि प्लांट्स हो या एनिमल, जो फंगस है वो क्या करती है, यहाँ पे डिजीज को कॉज करती है। इसके साथ अगर हम बेनिफिशियल फंगस है, बेनिफिशियल फंजाई है, उनके बारे में बात करें, हमने कहा मशरूम, खाने में हम यूज कर रहे हैं मशरूम को। हमने कहा ईस्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट में ईस्ट का यूज हो रहा है। उसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ईस्ट के बारे में ध्यान देंगे, अगर हम ईस्ट के बारे में कहेंगे तो ईस्ट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि ईस्ट यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो उससे पहले हम एक और बात आपने ध्यान देनी, हम कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारे लिए बेनिफिशियल फंजाई है उनके बारे में। तो बहुत सारे ऐसे फंगस भी होते हैं जिनसे एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है। तो ज्यादातर जो एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन होता है वो फंगस से ही होता है, और आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स का कितना यूज है आज की डेट में।
बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, बहुत सारी जो डिजीज होती हैं वो एंटीबायोटिक से यहाँ पे सही हो जाती हैं। तो आपने क्या जाना, आपने जाना मेडिसिन यहाँ पे बन रही है तो भी ईस्ट का यूज हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट में हम को बनाने के लिए हम ईस्ट का यूज कर रहे हैं, हम भोजन में यहाँ पे मशरूम को यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों प्रकार के फंगस हमारे पास आते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है ये मल्टी सेलुलर है। उससे पहले बात कर लेते कि फंजाई क्या है, यूनिसेलुलर है ये मल्टी सेलुलर है। तो देखिए फंगस क्या है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर है, लेकिन ईस्ट यहाँ पे एक ऐसा अपवाद है जो यूनिसेलुलर यहाँ पे होता है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ईस्ट की तो हमने कहा ये क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो ये जो बेसिक फीचर्स हैं ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो किंगडम फंजाई के कौन कौन से कैरेक्टर हमने देखे हैं, हमने कहा है दे आर ए क्लोरोफाइलस, यानी कि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं पाए जा रहे, ये बात हमने कर ली थी। हमने कहा हेटेरोट्रॉपिक है, परपोषी है, स्पोर फॉर्मिंग है। स्पोर फॉर्मिंग से क्या मतलब है, देखिए स्पोर फॉर्मिंग का मतलब है, अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है, कैसे हो रहा है, हमने कहा सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है, लेकिन जो फंजाई है वो प्रीफर करती है कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, यानी कि अलैंगिक जनन हो। अब ऐसा क्यों है कि जो फंजाई है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही प्रीफर करती हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इजी प्रोसेस है, जो टाइम है उसमें कम लगता है। तो जब रेयर कंडीशन आ जाती हैं तभी जो फंजाई है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। साथ ही यहाँ पे कहा गया कि ये स्पोर फॉर्मिंग है, तो किस प्रकार से स्पोर फॉर्मिंग होगी, देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने बात की है हाइफा की, अब यहाँ पे एक और हाइफा बना लेते हैं जिसमें हमने क्या देखना है, प्रकार से हमने कहा इसे हम माइसीलियम कह रहे हैं सबको, और ये क्या है, एक हाइफा है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्पोर्स का फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है, स्पोर बन रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको पता है कि माइसीलियम किसे कह रहे हैं, हाइफा किसे कह रहे हैं, इसलिए हम ये नाम हटा लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, स्पोर्स को देखना है। अब यहाँ पे स्पोर्स बन गए हैं, स्पोर्स जब बन गए हैं, स्पोर्स मैच्योर हो गए हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ से जो स्पोर्स हैं ये फट जाएंगे और ये स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। स्पोर्स बाहर निकल गए, इस प्रकार से ये जो स्पोर हैं ये बाहर निकल गए। पे भी ये स्पोर्स गिरेंगे, वहीं पे क्या होगा, नई फंजाई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, हम देखते हैं कि कहीं पे अगर फंगस है वहां पे और फंगस का उगना हम समझ सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोर्स नीचे गिर रहे हैं और नई फंगस का यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो वहां पे क्या होगा, जहाँ पे फंगस थी ही नहीं लेकिन वहां पे भी फंगस उग जा रही है, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ये जो स्पोर्स हैं ये हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और जहां पे भी इन्हें नमी दिखाई दी वहां पे क्या होगा, जो फंगस है वो ग्रो कर जाएगी। ये बात क्लियर है। एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर हम यहाँ पे फंगल बॉडी की बात करें, ये जो बॉडी होती है ये हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड होगी। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे एनिमल्स की, या अगर हम बात करें यहाँ पे हायर प्लांट्स की, तो उनकी जो बॉडी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। यही हमने कहा था, डिप्लॉइड का मतलब है 2n, और 2n का मतलब है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि अगर हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं तो 46 क्रोमोसोम का मतलब है 2n। ध्यान रखिए ये बात चल रही है ह्यूमन की, ठीक है। हमने कहा अगर हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है तो 46 क्रोमोसोम का मतलब है 2n। तो हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है, लेकिन जब हमारे में गैमिट का फॉर्मेशन होता है, यानी ह्यूमंस में गैमिट का फॉर्मेशन होगा, आइदर मेल और फीमेल, किसी भी गैमिट की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होगा, जो गैमिट होगा वो होगा एन, एन को कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है,
ध्यान रखिए 23 पेयर नहीं 23 क्रोमोसोम की यहाँ पे बात हो रही है। डिप्लॉइड का मतलब है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड का मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या बात की हमने कहा कि अगर हम ह्यूमंस को देखते हैं यानी एनिमल्स को देखें या हायर प्लांट्स को देखें तो उनकी जो बॉडी होगी वो डिप्लॉइड होगी। लेकिन जो लोअर प्लांट्स हो गए हैं यानी कि उनका डेवलपमेंट अभी अच्छे से नहीं हुआ है, या फिर अगर हम फंगल बॉडी की बात करें तो इनकी जो बॉडी होगी वो हैप्लॉइड होगी। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो फंगल बॉडी है उसकी जो वो हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड का मतलब क्या है, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या बात की, हमने कहा क्लोरोफिल में नहीं होता है, परपोषी होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है और वैस्कुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होते हैं। यूकैरियोट ये ऑर्गेनिज्म है, ये हमें पता चल गया है। सेल वॉल इनकी किसी काइटिन से बनी हुई तो इंपॉर्टेंट है या फिर फंगल सेलुलोज से इंपॉर्टेंट है। ये लाइन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आपको क्या करना है, पता होना चाहिए सेल वॉल किससे बनी होती है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, रिजर्व फूड क्या है, यहाँ पे ग्लाइकोजन है, रिजर्व फूड ग्लाइकोजन यहाँ पे है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, न्यूट्रिशन कैसे होगा, सैप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक है। ठीक है, सैप्रोफाइटिक का क्या मतलब होता है कि ये सड़े गले पदार्थ पर अपने पोषण के लिए निर्भर होंगे, यानी कि डेड एंड डिकेइंग जो मटेरियल होता है उसे ये कंज्यूम करेंगे। दूसरा हमारे पास पैरासिटिक है, पैरासिटिक है यानी किसी लिविंग पे, किसी जीवित पे ये क्या होंगे, अपने पोषण के लिए निर्भर होंगे। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी रिलेशनशिप। अभी हम आगे हमारे पास एक टॉपिक आएगा लाइकेन, उसमें हम डिटेल में जानेंगे कि सिम्बायोटिक किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमें रिप्रोडक्शन के बारे में बता रही है और कह रही है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग हो गया है। यहाँ पे कोनिडिया, स्पोरोंजियोस्पोर और जूस्पोर्स यहाँ पे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे होता है स्पोर्स और एस्पोस्पोर्स के द्वारा, यानी कि आपने क्या जाना कि जो फंजाई होता है वहाँ पे सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाए जा रहे हैं। अगर फंजाई हम कहें कि क्या प्रीफर करती है तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पे प्रीफर करती है। यही सारी चीजें हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ी हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, जो फंजाई है वो यहाँ पे अलग अलग टाइप का हमारे पास आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फाइकोमाइसीट्स के बारे में। ठीक है, क्या है ये, फंगस का, फंजाई का एक ग्रुप है। तो आपने सबसे पहले देखा दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। तो ये हमें पता है कि फंजाई कहाँ पे उगेगी, या तो पानी में उग रही है या फिर नमी वाले स्थानों पे उग रही है, तो फाइकोमाइसीट्स भी यहाँ पे उगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड कोइनोसाइटिक। अब आपको कहा गया है जो माइसीलियम है, माइसीलियम क्या है, ये सारों को हम कंबाइंडली क्या कह रहे हैं, माइसीलियम कह रहे हैं। किस प्रकार के, देखिए ए सेपरेट है, यानी कि वहां पे क्या है, जूस सेपरेशन नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर हम यहाँ पे देखें रिप्रोडक्शन, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस स्पोर्स एंड एप्लोनोस्पोर्स। क्या बात हुई है यहाँ पे, अभी हमने स्पोर्स देखे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं स्पोर्स, ये देखिए ये क्या है, हमारे पास स्पोरेंजियम आता है और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दो प्रकार के स्पोर्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं। हमने कहा जू स्पोर्स हैं जो कि कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं यानी कि गतिशील होते हैं। एप्लोनोस्पोर किस प्रकार के हैं, नॉन मोटाइल हैं यानी कि इनमें गति नहीं पाई जा रही है। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके, म्यूकस हो गया है, राइजोपस हो गया है और एल्ब्यूगो एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे आते हैं। तो ये क्या है, पहला ग्रुप है किसका, फंगस का। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आता है, वो है यहाँ पे एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स को हम सैक फंजाई भी कहते हैं। सैक का मतलब जैसे थैली से ही हमारा मतलब होता है, कैसी होती है ये, सैक लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दे आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और क्लोरोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। यानी कैसे होते हैं, मृतोपजीवी, अपघटक होते हैं, परजीवी होते हैं, सैप्रोफिलस होते हैं जो कि गोबर पर उगने वाले होते हैं।
तो नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा माइसीलियम एंड ब्रांच्ड एंड सेप्टेट एंड सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, यानी कि माइसीलियम और शाखित और सेप्टेट और अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं। अब माइसीलियम किस प्रकार का होता है, ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सेप्टेट आ गया है। आपको डिफरेंस भी देखना है दोनों, जब आपने ग्रुप पढ़े हैं आगे भी जो आप ग्रुप पढ़ते चले जाएंगे आपको डिफरेंस भी देखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, जो माइसीलियम है वो सेपरेट आ गया है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प्स, यानी कि यौन बीजाणुओं को एस्कोस्पोर कहा जाता है, जो फलने वाले शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं जिन्हें एस्कोस्पोर कहा जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या आए हैं, न्यूरोस्पोरा, एस्पिरिगलस और क्लैविसेप, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल आ गए हैं। तो आप क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आता है वो है यहाँ पे बेसिडोमाइसीन। तो इसे हम कहते हैं क्लब फंगस कहते हैं या क्लब फंजाई कहते हैं। क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं इसके, आपने देखा माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट। अब क्या है, जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड है, ब्रांच यानी कि शाखित होगा। किस प्रकार से शाखित होता है, देखिए नॉर्मली हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये क्या है, माइसीलियम है। तो शाखित का मतलब होता है, शाखित का मतलब होता है कि इस प्रकार से यहाँ पे जो हाइफी है वो उभर के आ गई होगी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ब्रांच्ड कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या आपको बताया गया है, सेपरेट है। ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताया गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, यानी कि विखंडन से हो रहा है। अब हमें पता है विखंडन में क्या है, होता है जो पेरेंट बॉडी है वो दो पार्ट में टूट जाती है और उसमें ही यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट आपको बताया गया है एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड। अब यहाँ पे जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, लैंगिक बीजाणु यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स के द्वारा यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया है बेसिडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियम बाय ओपनिंग अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडोकार्प। ठीक है, क्या क्या बात की गई है, माइसीलियम शाखित होते हैं, वनस्पतिक प्रजनन विखंडन द्वारा होता है, अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते हैं, लैंगिक प्रजनन बेसिडियम बनाने वाली दो कायिक या दैहिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट लाइन आपको क्या बता रही है, बेसिडियोकार्प नामक फलने वाले शरीर को विकसित करके बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर का उत्पादन किया जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास एगैरिकस है और यूस्टिलागो है, पक्सीनिया एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने आप एग्जाम्पल लर्न करेंगे उतने आपके पास क्या आएंगे, जैसे कि आप फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं और आप फंजाई के जितने एग्जाम्पल याद करेंगे आपको पता होगा कि कितने प्रकार की फंजाई होती है, क्या उनके कैरेक्टर होते हैं। सेम बात प्रोटोजोन्स में भी हमने की थी कि प्रोटोजोन्स में भी आप क्या करेंगे, जितने आपके पास ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं आप सबके जो एग्जाम्पल है वो लर्न करेंगे और उनके जो बेसिक कैरेक्टर है एटलीस्ट, जैसे कि न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है और उनमें फ्लैजिला पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, इस बेसिस पे आप क्या करेंगे, जो प्रोटोजोन्स होते हैं उन्हें यहाँ पे लर्न करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए सो क्लास आज हमने यहाँ पे फंजाई के बारे में पढ़ा है और फंजाई के अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है। तो आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।